कल आज और कल लाल गोयल के संग में आपका सबका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम कल आज और कल लाल गोयल के संग का सीधा प्रसारण V4 न्यूज, ग्लोबल टीवी, V4 स्ट्रीम, न्यूज गांव से, संवाद सरोकार न्यूज एवं सौजन्य से ऑर्गन डोनेशन इंडिया फाउंडेशन एवं ज्ञान द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम कल आज और कल लाल गोयल के संग में हम आपको रूबरू कराते हैं उन विशिष्ट अतिथियों से जिन्होंने अपनी जीवन में बहुत ऊंचाइयों को छुआ और जो एक प्रेरणादायक हैं हम सबके लिए और आने वाली और जो आगे जनरेशन है, यंग जनरेशन है, उनके लिए। ऐसे ही विशिष्ट अतिथि आज हमारे मध्य मौजूद हैं। मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत है विंग कमांडर अरिजीत घोष कि आज आप हमारे कार्यक्रम कल आज और कल लाल गोयल के संग में आए। विंग कमांडर अरिजीत घोष जो रिटायर्ड हैं इंडियन एयरफोर्स से, जहां उन्होंने 24 वर्ष तक कार्य किया। आप भूतपूर्व रणजी ट्रॉफी क्रिकेटर हैं। आपने he commanded 4 air force units holding sensitive appointments at top of the line fighter bases close to the Indian border, both in the northeast and in western desert. आप क्वालिफाइड कोच हैं बीसीसीआई नेशनल क्रिकेट एकेडमी के। आप बीसीसीआई मैच रेफरी हैं डोमेस्टिक खेलों के, क्रिकेट के। आप भूतपूर्व सचिव रहे हैं एयरफोर्स स्पोर्ट्स बोर्ड के। आप बहुत ही ज्यादा क्लोजली एसोसिएटेड रहे विद द कंडक्ट ऑफ एलिट स्पोर्ट्स इवेंट्स लाइक मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स, जिसमें चीफ ऑफ मिशन आप इंडियन आर्म फोर्स स्पोर्ट्स कॉन्टिनेंट के मिलिट्री वर्ल्ड चैंपियनशिप में यहां भी और बाहर विदेशों में भी आपने भाग लिया। आप एशियन रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि रहे एशिया के ऑन जूरी ऑफ अपील ड्रॉन फ्रॉम द 4 कॉन्टिनेंट्स एट मिलिट्री वर्ल्ड चैंपियनशिप के। आप चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रहे वन ऑफ द सबसे बड़े और एक बहुत बढ़िया बोर्डिंग स्कूल के कंट्री के, जहां आपने स्पोर्टिंग एकेडमी को हेड किया, जो स्पोर्टिंग हेडेड ऑन एकेडमी ऑफ स्पोर्टिंग एक्सीलेंस, जहां छोटे छोटे बच्चों के लिए और 35 ट्रेंड स्पोर्ट्स कोचेस, जिसमें कि फॉरेन कोचेस भी थे, उनको आप उसके हेड रहे उस एकेडमी के। और आपने अपने जीवन काल में 5 सीजन रणजी ट्रॉफी के खेले, 1987 से 88 और 1994 से 95 के। आप बहुत कम ऐसे दो भाई रहे हैं जिनका इंटरनेशनल रिकॉर्ड है, अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड है कि दोनों ने सेंचुरी बनाई सेम इनिंग में, एक फर्स्ट क्लास मैच में। तो दोनों भाइयों ने सेंचुरी बनाई एक ही साथ, एक ही मैच में, एक ही इनिंग में। आप इंडियन एयरफोर्स क्रिकेट टीम के कप्तान भी रहे और आपने ईस्ट जोन यूनिवर्सिटी टीम विजी में भी प्रतिनिधित्व किया। बहुत बहुत स्वागत एक बार पुनः विंग कमांडर अरिजीत घोष हमारे कार्यक्रम कल आज और कल लाल गोयल के संग में। विंग कमांडर अरिजीत घोष, आपको खेल जगत के अलावा भी काफी लोग बहुत ज्यादा जानते हैं। हालांकि मैंने इस परिचय में आपका नहीं बता पाया कि आप एक बहुत अच्छे लेखक भी हैं और आप ने जब इतनी चीजें की अपने समय में कि आप खेलों में इतना नाम कमाया, उसके अलावा आप कोच रहे, आप एयरफोर्स में आपने इतना शौर्य से सब बॉर्डर्स पे, सीमाओं पे हमारे कार्य करा एयरफोर्स में। तो लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम काफी लोगों को नहीं पता, और उनमें आता है आपका बचपन, आपके वो अछूते कुछ पन्ने जिन्हें आज हम टटोलने की कोशिश करेंगे। तो मेरा पहला आपसे प्रश्न है, आप कहाँ पैदा हुए, कहाँ आपका बचपन बीता और आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? विंग कमांडर अरिजीत घोष, और उसके बारे में जो भी आपके संस्मरण है वो आप सुनाएंगे, तो उससे हमारा और दर्शकों का बहुत लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद गोयल साहब, आपके शो में आने का मुझे बहुत फील वेरी प्राउड टू कम बैक टू योर शो वंस अगेन, एंड वेरी
वार्म गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स जो देख रहे हैं इस शो को। मैं एक्चुअली ईस्टर्न इंडिया से हूँ। मेरी पैदाइश हुई थी कलकत्ता में, और मेरे पिताजी बिहार में यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थे। तो हमारे हमारे जो एंसेस्ट्रल जो घर था वो बिहार में था। तो हमारी पूरी बचपन और जो शुरुआती जीवन है, अर्ली लाइफ, वो पूरा बिहार में ही गुजरा। और और मेरी पढ़ाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एवरीथिंग वो बिहार में ही हुआ। सो वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत छोटे से शहर में हम रहते थे, और वहीं पे मेरी माय ग्रोइंग अप ईयर्स, जो मैं बड़ा हुआ वहाँ पे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का पढ़ाई किया। और वहीं से फिर मैं स्कूल में, जब आप प्राइमरी स्कूल में आपने दाखिला लिया, कुछ आपको उस वक्त के कुछ संस्मरण याद है? किस तरह का स्कूल था, किस तरह के अध्यापकाएं थी, या और कोई सहपाठी, कोई आप संस्मरण सुनाना चाहेंगे बचपन का? मेरी पहली जो शुरुआती पढ़ाई हुई थी वो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल में हुई थी। पहले 6 साल, मतलब मैं केजी क्लास में भर्ती हुआ था वहां जा करके। और उसमें उस टाइम पे नन्स होते थे कॉन्वेंट में, जो नन्स वो पढ़ाती थी, सिस्टर्स कहते थे हम उनको। और जो हमारी प्रिंसिपल होती थी उनको हम मदर सुपीरियर कहते थे। तो वहाँ पे मेरी पहले 6 साल की पढ़ाई मेरी स्कूल की वो वहाँ पे हुआ, उस स्कूल में, माउंट कार्मल स्कूल भागलपुर में। और ये मैं करीब 45 साल पहले की बात कर रहा हूँ। और ताज्जुब की बात यह है कि उस टाइम के जो मेरे दोस्त थे, मेरे जो क्लासमेट्स थे, उनके साथ मैं आज भी जुड़ा हुआ हूँ। और हमारे आजकल तो ये व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह इतना कॉमन हो गया है कि उससे आपकी जो पुराने दोस्त हैं, पुराने मित्र हैं, आप उनके साथ जुड़े रह सकते हैं। और हमारी भी इस तरह की एक व्हाट्सएप ग्रुप है, और ऑलमोस्ट मतलब एवरी डे वी कीप टॉकिंग टू ईच अदर। एंड मतलब इवन 40-45 सालों के बाद भी हम शायद आज उतने ही क्लोज हैं उनके साथ जब जितने हम उस टाइम पे थे। शुरुआती पढ़ाई जब मतलब वहाँ पे शुरू हुई थी उस टाइम पे। उसके बाद जब ये स्कूल आपने किया, उसके बाद आपकी ये कहाँ तक आपने बताया? 6 साल? हाँ, ये क्लास 6 तक मैंने वहाँ पे पढ़ा। और उसके बाद ये बेसिकली लड़कियों की स्कूल थी, तो लड़कों को वहाँ पे क्लास 6 तक ही पढ़ने दिया जाता था। उसके बाद हमें वी हैड टू लीव दैट स्कूल। उसके बाद फिर वहाँ पे छोटा शहर था, और इंग्लिश मीडियम स्कूल्स वगैरह और बाहर ऐसा कुछ था नहीं। तो वी कम फ्रॉम, मतलब हमारी मतलब बंगालीज हैं, तो हमारी वहाँ पे एक बंगाली मीडियम स्कूल थी, दुर्गाचरण स्कूल करके। सो कार्मल स्कूल के बाद मैं वहाँ गया, क्लास 8th में भर्ती हुआ। क्लास 6 के बाद मैं क्लास 7th पढ़ा नहीं फिर बीच में। और 8 से लेकर के हमारे टाइम में 11th में मैट्रिकुलेशन होता था, तो 11th 8 से लेकर 11th तक मैंने वहाँ पे पढ़ा। बंगाली मीडियम स्कूल था। और उससे मतलब एक बहुत बड़ा मुझे फायदा ये मिला कि जो शुरुआती पढ़ाई अंग्रेजी में हुई थी, फिर बीच की जो पढ़ाई सेकेंडरी स्कूल वाली थी वो बंगाली में किया, तो मदर टंग भी अच्छे से सीख गया। तो वहां कोई आपको परेशानी नहीं हुई, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम से आए थे और आप बंगाली मीडियम में गए? तो क्या आपके अंदर कोई किसी तरह का एक कॉम्प्लेक्स था कि सुपीरियर कॉम्प्लेक्स या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, कि आप कुछ ज्यादा पढ़े लिखे, अंग्रेजी ज्यादा बढ़िया बोलते हैं वहां के बच्चों से? नहीं, शायद अंग्रेजी उनसे अच्छा बोलता था मैं, उसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि उनकी पढ़ाई शुरू से बंगाली में हुई थी, तो अंग्रेजी तो बेशक मेरी उनसे अच्छी थी। लेकिन इसके अलावा और कोई मतलब फीलिंग या सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की तो कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि छोटा सा शहर था हमारा। सभी लोग एक दूसरे को जानते थे उस टाइम में। मैं 1970s की बात कर रहा हूँ, एंड ऑफ 1970s। तो आजकल जैसे इतना ज्यादा वो भी नहीं था, इतना इतना इतने लोग भी नहीं थे, और इतने इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस भी नहीं था, इंटरनेट नहीं था, टेलीफोन्स नहीं थे, ऑल दीज थिंग्स। तो हम एक दूसरे के बहुत करीब थे उस टाइम पे। तो
जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की बात आती है वो तो मतलब थी ही नहीं। इसके बाद आपने 11th के बाद आपकी पढ़ाई कहाँ हुई? मैं वहीं पे भागलपुर में ही कॉलेज में भर्ती हुआ और इंटरमीडिएट साइंस पहले 2 साल मैंने पढ़ा पीएनबी कॉलेज में। वहाँ की जो मशहूर कॉलेज थी, ऑलमोस्ट 100 साल पुरानी कॉलेज, वहाँ पे भर्ती हुआ एंड वहीं पे मेरी इंटरमीडिएट की पढ़ाई हुई और उसके बाद फिर मैं बीएससी में फिजिक्स ऑनर्स पढ़ा। तो ये फिजिक्स लेने का आपके मन में विचार कैसे आया? आपको पसंद थी फिजिक्स या आप इसमें? एक्चुअली उस टाइम की जो माहौल था वो थोड़ा मतलब वो डॉक्टर इंजीनियर बनने वाला, मतलब पेरेंट्स के भी अपना थोड़ा वो होता था कि जो पढ़ाई लड़का करेगा तो या तो डॉक्टर बने या इंजीनियर बने क्योंकि उसके अलावा और कोई प्रोफेशन उस टाइम पे था नहीं उस तरह से। तो ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा नोन प्रोफेशंस नहीं थे। तो यू आइदर बिकेम अ डॉक्टर और यू बिकेम एन इंजीनियर और यू बिकेम अ सिविल सर्विसेज ऑफिसर और मे बी मतलब बैंक वगैरह में। तो यही हमारे टाइम के ऑप्शंस थे। तो बिकॉज ऑफ दैट, चूंकि मैं पढ़ाई में अच्छा था, ठीक ठाक था, आई यूज्ड टू मतलब उस टाइम पे फर्स्ट डिवीजन में पास करना वाज अ बिग थिंग। तो मैं हमेशा ही फर्स्ट डिवीजन में पास होता रहा मतलब लकीली हो या जैसे भी हो। तो मेरे पेरेंट्स को ये लगा कि साइंस ही पढ़ना चाहिए मुझे। सो दैट इज द रीजन व्हाई आई स्टार्टेड, मतलब इंटरमीडिएट में साइंस पढ़ना शुरू किया। स्कूल में भी उस टाइम पे क्लास 10th ऑनवर्ड साइंस आर्ट्स में स्ट्रीम तो डिवाइड हो आपने जाती। ग्रेजुएशन जो है साइंस में किया? हाँ, फिजिक्स फिजिक्स। ऑनर्स किया। उसके बाद आपने ये इस क्रिकेट आप कब से खेलना शुरू किया आपने? क्रिकेट बिल्कुल बचपन से ही शुरू हुआ था क्योंकि जो हमारी क्लब की क्रिकेट टीम थी, उसकी प्रैक्टिस हमारे घर पे ही होती थी। तो हमारे मतलब घर पे थोड़ा स्पेस था खेलने लायक, तो उसमें हम लोग नेट लगा करके हमारी क्लब टीम की प्रैक्टिस होती थी। और उसमें मेरे जो एल्डर ब्रदर थे वो खेलते थे, मेरे फादर थे वो भी मतलब उस क्लब के साथ जुड़े हुए थे। तो उन्होंने शुरू किया था वो घर पे जो प्रैक्टिस हमारी होती थी। तो जब मैं बिल्कुल ही छोटा था तो मैं उनको खेलता मतलब देखता था, उनको खेलते हुए नेट के पीछे खड़ा हो जाता था। कभी कभी बॉल आती थी तो उठा करके दे देता था। उस तरह से मेरी मतलब क्रिकेट खेलना का एक शौक मतलब पैदा हुआ। और फिर जब थोड़ा बड़ा हुआ तो मैं खुद खेलना शुरू किया, उस क्लब के लिए खेला और फिर भागलपुर डिस्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज, उसके बाद फिर ईस्ट जोन यूनिवर्सिटीज टीम के लिए खेला जो कि 25-26 यूनिवर्सिटीज ईस्टर्न तो जोन की इस देखे। इसमें जब आपका सिलेक्शन हुआ ईस्ट जोन यूनिवर्सिटीज में, तो कुछ उस वक्त का कोई संस्मरण याद है आपको? हाँ, उस टाइम में 2 साल खेला था मैं ईस्ट जोन यूनिवर्सिटीज। विजी ट्रॉफी करके एक टूर्नामेंट होता है, जो यूनिवर्सिटीज के जो जोनल टूर्नामेंट है वो, उसमें 2 साल मेरी सिलेक्शन हुई थी। तो जो पहला साल था उसमें हैदराबाद में मैचेस हुए थे और हम लोग दोनों साल एक्चुअली हम लोग खेलने गए थे। दोनों साल हम लोग नॉर्थ जोन के साथ हमारी मैच पड़ी थी, ईस्ट जोन वर्सेस नॉर्थ जोन। दोनों साल हम लोग हार गए थे नॉर्थ जोन से। तो उस साल में मुझे अभी भी याद है, दैट वाज 1981। उस साल रवि शास्त्री वेस्ट जोन के कैप्टन थे, वेस्ट जोन यूनिवर्सिटीज के कैप्टन थे। साउथ जोन यूनिवर्सिटीज के कैप्टन थे कृष्णमाचारी श्रीकांत और नॉर्थ जोन के कैप्टन थे मनोज प्रभाकर। सो ईस्ट जोन में हमारे कोई टेस्ट प्लेयर्स नहीं थे, मतलब हमारे जो टीम थी उसमें कोई टेस्ट प्लेयर नहीं थे, बट काफी अच्छे खिलाड़ी थे उस टीम में भी। तो और भी बहुत सारे प्लेयर्स थे उस टाइम के जो बाद में काफी अपना नाम कमाया रणजी ट्रॉफी में, जोनल टीम्स में इंडिया खेले कुछ लोग उनमें से। तो उन उन सब से मुलाकात उसी तो मतलब इस टूर्नामेंट में कौन किसकी जीत हुई? उसमें वो जो 1981 वाली टूर्नामेंट थी हैदराबाद वाली, उसमें भी नॉर्थ जोन की ही जीत हुई थी। और उसके बाद 82 में जब दोबारा मैं खेलने गया मेरठ में, उस टाइम पे भी नॉर्थ जोन की ही जीत हुई थी। दोनों टाइम नॉर्थ जोन जीता था मनोज प्रभाकर के उसमें। हाँ। और जी जी। तो तो उसके और भी बाद काफी आपने प्लेयर्स थे उसमें नॉर्थ जोन क्रिकेट, के। और अच्छा भी कोई काफी नाम और बताना चाहेंगे, कोई ऐसा नाम जो बाद में उन्होंने ख्याति प्राप्त की हो? आ,
कई लोग थे उसमें जो रणजी ट्रॉफी वगैरह खेले। इंडिया टीम में उस नॉर्थ जोन यूनिवर्सिटी की टीम से शायद कोई नहीं था, और मनोज प्रभाकर के अलावा राजेश पीटर थे, तिलक राज थे, दीपक शर्मा करके एक प्लेयर होते थे जो बाद में पंजाब से खेलते थे, काफी काफी रन किया, काफी विकेट्स लिए। जी जी। इस तरह के बहुत लोग थे। अरुण खुराना करके दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैप्टन होते थे, वो थे। तो ये सब सब तो जब आप क्रिकेट में इतना अच्छा कर रहे थे कि आप यूनिवर्सिटी को आपने रिप्रेजेंट कर दिया 2 साल, तो आपने फिर क्रिकेट को ही अपना क्यों नहीं कैरियर बनाया? आप क्यों चले गए एयरफोर्स में? ऐसा क्या कारण था कि आपने एयरफोर्स ज्वाइन की? क्या किसी दबाव में, पारिवारिक दबाव में, या आपकी आपकी इच्छा थी एयरफोर्स में जाने की? एक्चुअली मेरी खुद की इच्छा थी एयरफोर्स में जाने की, क्योंकि दो चीजें थी उसमें। एक तो हमारे मेरे फैमिली में लोग, मेरे जो दादाजी थे वो डॉक्टर थे, तो वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गए थे, मतलब एज अ मिलिट्री डॉक्टर। एंड उसके बाद उनकी एक्चुअली मतलब उस टाइम पे जो आज का अफगानिस्तान है उसको उस टाइम वजीरिस्तान कहते थे, तो वजीरिस्तान में की जो लड़ाई हुई थी उसमें उनको मतलब एक गोली लगी थी। एंड उसके बाद एज अ मेजर उनको मतलब आर्मी से मेडिकल ग्राउंड्स पे फिर मतलब ही हैड टू लीव, बिकॉज मतलब उनका ऑब्वियसली गोली लगने के बाद फिजिकल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। तो एक तो वो थे। फिर मेरे मेरे पिताजी के जो इमीडिएटली एल्डर ब्रदर थे, मतलब वो इंडियन आर्मी में थे, और उन्होंने अपने मतलब सेवा काल में उन्होंने वो 5 वॉर्स में गए, 5 वॉर्स। ही सर्व्ड इन 5 वॉर्स, जो जी कि मतलब बहुत कम लोगों ने शायद किया होगा। जी जी जी। स्टार्टिंग विद सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब उन्होंने ज्वाइन किया तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी तो उसमें थे वो। उसके बाद फिर वो 48 में पाकिस्तान के जो वो घुसपैठिए आए थे उनके साथ। उसके बाद 1962 चाइना, 65 पाकिस्तान, 71 बांग्लादेश वॉर। ही सर्व्ड इन ऑल दोज वॉर्स, तो वो थे। और मेरे फादर जो थे वो एनसीसी में थे, ही वाज अ मेजर एनसीसी में, तो उनका भी काफी मतलब लगाव था आर्म फोर्सेस के साथ। और जो मेरे एल्डर ब्रदर हैं वो मेरे मेरे पहले उन्होंने एयरफोर्स ज्वाइन किया था, तो ही वाज ऑलरेडी सर्विंग इन द एयरफोर्स। तो इन सब से मतलब काफी इंस्पिरेशन मिला मुझे, मतलब मेरी एक चाह थी कि मैं फोर्सेस में ज्वाइन करूं। वर्दी पहनने का आपको हाँ एक। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। जी और जी। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा रीजन था जो कि मैं मतलब ऑनेस्टली बताऊंगा कि जो फोर्सेस की आर्मी नेवी एयरफोर्स मिला करके मैं आपको रोकना चाहूंगा। अभी लाइट आपने कोई स्विच ऑन की है, उससे पीछे का आपका बैकग्राउंड वो हो गया है। कोई लाइट जलाई है या बंद हुई है आपके यहाँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं नहीं, हुआ? लाइट तो वही जल रही है। अच्छा अच्छा, चलिए, तो हो सकता है कि कुछ टेक्निकल वो हो। हाँ जी शायद। जी जी जी। तो जो दूसरी रीजन थी उसके बारे में बता रहा था। तो जो फोर्सेस हैं आर्मी नेवी एयरफोर्स, वो तीन तीन सर्विस मिला करके एक सर्विसेज टीम बनती है, जो कि नेशनल चैंपियनशिप में खेलता है इन एवरी डिसिप्लिन, चाहे वो बास्केटबॉल हो, चाहे वॉलीबॉल हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे हॉकी हो। तो चूंकि मैं क्रिकेट खेल रहा था उस टाइम पे, सीरियसली खेल रहा था, और मैं मतलब उस टाइम पे मतलब अपने तो मैं वो सपने देखता था कि शायद मैं एक दिन इंडिया खेलूंगा। तो आई डिड नॉट वांट टू स्टॉप प्लेइंग क्रिकेट एट दैट स्टेज, कि कॉलेज खत्म हो गया, पढ़ाई खत्म हो गई, अब नौकरी में आ गए तो बस मतलब खेलना बंद करना पड़ेगा अब तो। आई डिड नॉट मतलब वो उस चीज को मैं अवॉइड करना चाहता था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं शायद क्रिकेट खेल करके और आगे निकल सकूंगा, मतलब और आगे खेल सकूंगा। और प्लस मतलब खेलने का एक वो था, पैशन था, जुनून था। तो इसलिए मुझे सबसे अच्छा चॉइस ये लगा कि अगर मैं सर्विसेज में जाऊं, मतलब अगर एयरफोर्स आर्मी नेवी किसी में भी ज्वाइन करूं और सर्विसेज टीम के लिए बाद में खेलूं, तो मेरा खेलना भी जारी रहेगा, और एक जो मेरी पैशन है उसको भी मैं फॉलो कर तो क्या पाऊंगा। ये हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे कि जब आप खेल रहे थे और खेल आपने इसलिए ज्वाइन किया एयरफोर्स, तो उस वक्त आप में और जो नॉर्मल ज्वाइन करते हैं एयरफोर्स, एक खिलाड़ी के में और उनमें क्या कोई अंतर रहता है कि उनकी जो सुबह परेड होनी है या जो भी काम होने हैं,
ट्रेनिंग होनी है, उसमें कोई अंतर होता है कि आप लोगों को रिलैक्सेशन है कि भाई आप क्रिकेट खेलिए और बाकी लोग परेड कर रहे हैं, ऐसा कुछ होता था? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मतलब स्पेशली जो ऑफिसर्स के लेवल में था है, उसमें तो बिल्कुल भी नहीं था। तो मैं भी एज अ नॉर्मल, मतलब हमारी जैसे एयरफोर्स में हमारे 4 सिलेक्शन बोर्ड्स थे, तो जो ईस्टर्न जोन के कैंडिडेट्स होते थे उनको बनारस में बुलाया जाता था, वाराणसी एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड में। मैं भी वहाँ गया, उनके 5 दिन का वो इंटरव्यू चलता है, बहुत चीज़ें होती है उसमें। इंटरव्यू होता है, फिजिकल टेस्ट होते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, बहुत मतलब डिटेल्ड एक वो सिलेक्शन प्रोसेस है। तो उसको मैं क्लियर किया, फिर उसके बाद मेडिकल के लिए बुलाया गया, मेडिकल क्लियर किया, एंड उसके बाद मैं ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने के बाद जो नॉर्मल ट्रेनिंग होती है किसी किसी भी और मतलब जो ऑफिसर कैडेट है उसकी, वही ट्रेनिंग मैंने भी पूरा किया 1 साल तक। हाँ, मुझे बस ये हुआ था कि जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था तो एयरफोर्स चैंपियनशिप हुई थी उस बीच में, तो मुझे वो चैंपियनशिप खेलने के लिए छोड़ दिया गया था। जो कि नॉर्मल, तो मैं करीब हैदराबाद में हमारी एयरफोर्स एकेडमी है, वहाँ से मैं करीब 1 महीने के लिए दिल्ली आया था। दिल्ली में इंटर इंटर कमांड जो क्रिकेट टूर्नामेंट एयरफोर्स चैंपियनशिप होती है वो हो रही थी, तो मुझे छोड़ दिया गया था ट्रेनिंग से 1 महीने के लिए। बट उस दौरान जितनी भी पढ़ाई मतलब हमारे कोर्स में हुई या ट्रेनिंग हुआ या मिल टारगेट शूटिंग या जो भी है फिजिकल ट्रेनिंग, मुझे वापस जाके उसको पूरा करना पड़ा। मतलब आउटसाइड जो नॉर्मल हमारी ट्रेनिंग आवर्स थे, अगर जरूरत पड़ा तो उसके बाहर भी काम करके मुझे वो तो ट्रेनिंग इसका पूरा करना इसका पड़ा। मतलब है कि जो लोग क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट्स में जाते हैं, उनको ये कोई छूट नहीं है कि आप स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो आपको आपकी ट्रेनिंग में या काम में कोई कमी रहेगी। अगर कम है तो उसके बाद आप उसको एक्स्ट्रा टाइम में काम पूरा करिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप क्रिकेट में किस चीज के खिलाड़ी थे? बॉलर थे, बैट्समैन थे, विकेट कीपर थे या ऑलराउंडर थे? मैं एक्चुअली ओपनिंग बैट्समैन था और विकेट कीपर था। तो मुझे मुझे जब मैं छोटा था मुझे लगा कि मैं अगर 2 चीजों में स्पेशलाइज कर जाऊं कि ओपनिंग बैट्समैन भी हूं और विकेट कीपिंग भी करता हूं, तो टीम में सिलेक्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं डबल हो जाएंगे। तो आई थॉट आप कि मतलब 2 चीजें करनी चाहिए, तो मैं ओपनिंग बैटिंग भी किया और विकेट कीपिंग भी किया, और वही मतलब चलता रहा मेरा पूरे आप करियर जब में। एयरफोर्स में थे तो कोई वार हुई आपके समय में? और अगर और एग्जैक्टली तो नहीं हुई हमारे टाइम में, बट हमारे टाइम में जब मैं ट्रेनिंग में था, ट्रेनिंग से बस 1 साल की ट्रेनिंग थी, जो कि हमारी सर्विस में काउंट नहीं होती है, जो अनलाइक दूसरे सर्विसेज की जैसे सिविल सर्विसेज वगैरह की, फर्स्ट डे ऑनवर्ड्स उनकी मतलब सर्विस काउंट जी, होती है। आर्म फोर्सेस में जो 1 साल की ट्रेनिंग है वो काउंट नहीं होती। तो जब आपने कहा कि मैंने 24 साल नौकरी किया, मैं एक्चुअली 25 साल नौकरी किया एयरफोर्स में, इन द सेंस कि 25 साल में यूनिफॉर्म में रहा, जी। बट मेरी वो पहली 1 साल की ट्रेनिंग काउंट नहीं हुई। तो जब मैं ट्रेनिंग पूरा करके निकल रहा था एयरफोर्स एकेडमी से, उस टाइम पे वो पाकिस्तान के साथ हमारी वो बॉर्डर टेंशन बीच बीच में जैसी होती है, वो हुआ था 1987 में, जनवरी फरवरी में। एंड वो फिर उसको ऑपरेशन ब्रास टैक्स का नाम दिया गया था एयरफोर्स की तरफ से, मतलब आर्मी एयरफोर्स में ला करके सर्विसेज की तरफ से। तो उसमें मुझे फिर भेजा गया था राइट फ्रॉम एयरफोर्स एकेडमी से ही एकदम वेस्टर्न बॉर्डर पे, मतलब भेजा गया। फॉर्चुनेटली उसमें डायरेक्ट कोई मतलब क्लैश नहीं हुआ। एंड फाइनली थोड़ा मतलब थोड़े दिन के बाद फिर मैं वापस एयरफोर्स एकेडमी भेजा गया, क्योंकि मेरा मैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल में था, तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल की जो मेरी ट्रेनिंग थी वो बाकी थी। तो फिर वो वापस आकर के मैंने फिर वो ट्रेनिंग कंप्लीट की। और फिर बाद में ऑब्वियसली वो कारगिल की वॉर हुई थी, उस टाइम पे भी मैं सर्विस में ही था, बट उसमें मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे मैं नॉर्थ ईस्ट में पोस्टेड था। नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंसी चल रही थी नागालैंड मणिपुर में, तो आई वॉज इन्वॉल्व इन ऑपरेशंस अगेंस्ट दोज पीपल। तो फिर हमें वहां से नहीं हटाया गया, तो आई कंटिन्यूड देयर, जबकि वो कारगिल का वॉर उधर वेस्टर्न फ्रंट में चल रहा था। तो तो आप जब जब आपने ये सब वॉर्स हुई, ये अपना जो भी इंसर्जेंसी वगैरह हुई, उसके बाद आपने वीआरएस लेने की क्यों सोची, कि आपने एयरफोर्स क्यों छोड़ने की सोची? एक्चुअली एयरफोर्स का जो सबसे बड़ा मतलब आई वुड से, वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट भी है और फिर बाद में थोड़ा माइनस पॉइंट हो जाता है कि
एयरफोर्स में हमेशा ही आपको घुमाया जाता है ऑल ओवर द कंट्री। आज यहाँ है, नॉर्थ ईस्ट में है, तो कल जम्मू कश्मीर में भेज दिए जाएंगे, परसों कन्याकुमारी में कहीं किसी बेस में आपको भेजा जाएगा। एंड ये हर एक 2-2.5 साल पे होता है ये ट्रांसफर्स जो हैं। और इसके अलावा भी मतलब जो टेम्पोररी ड्यूटीज होते हैं उसमें तो जाना ही पड़ता है, लेकिन जो परमानेंट ट्रांसफर्स हैं वो भी 2-2.5 साल 3 साल में तो होता ही है। मतलब उसमें मतलब एज यू ग्रो अ लिटिल ओल्डर, जब आपकी फैमिली हो जाती है, आपके बच्चे बड़े होने लगते हैं, उसमें थोड़ा सा ये दिक्कत आ जाता है कि आपके बच्चों की पढ़ाई मतलब इफेक्ट होने लगती है थोड़ी सी। तो जैसे मेरा बेटा है, बाय द टाइम ही वाज इन क्लास 10th, तब तक वो 5 स्टेट्स में स्कूल में जा चुका था। तो ये एक कारण था कि इसने हाँ, आपने वो तो इसको वो एक कारण। छोड़ने के बाद हाँ, आपने क्या किया? मैं बेंगलोर में एक बोर्डिंग स्कूल है, काफी बड़ा जैन इंटरनेशनल रेसिडेंशियल स्कूल, जो कि मेरे ख्याल से बोर्डिंग स्कूल्स में इंडिया का शायद सबसे बड़ा स्कूल होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 300-350 एकड़ की कैंपस है और बहुत अच्छे फैसिलिटीज हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे मुझे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर का रोल में मतलब दाखिला मिला। और जब मैं एयरफोर्स में था उसी टाइम पे मैं आकर के एक बार देख के गया था स्कूल, बिकॉज जो हमारी वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी में लेवल बी की जो कोचिंग कोर्स कर रहा था मैं, तो हमारे जो मैचेस होते थे वो जैन स्कूल में होता था। तो मैंने वो देखा था स्कूल उस टाइम पे, और तो उनके मुझे स्पोर्ट्स। आपने रणजी ट्रॉफी भी खेली, हाँ, उसका कोई छोटा सा संस्मरण, समय का अभाव है, छोटा सा कोई संस्मरण सुना है? रणजी ट्रॉफी में सबसे जो हमारा जो मेरा खुद का सबसे प्यारा मेमोरी है वो है कि पहली जो सीजन थी रणजी ट्रॉफी में 1988-89 वाली मेरी, उसमें मेरे बड़े भाई और मैं हम दोनों साथ खेले। उनका लास्ट सीजन था, वो मेरे से 9 साल के बड़े हैं। उनका लास्ट सीजन था, मेरा पहला सीजन था। एंड हम लोगों ने वो नॉर्थ जोन के 5 जो मैचेस होते थे, सर्विसेज पंजाब वर्सेस पंजाब, सर्विसेज वर्सेस दिल्ली, सर्विसेज हिमाचल, सर्विसेज जे-एंड-के, सर्विसेज जी। हरियाणा, तो ये 5 मैच हम लोगों ने साथ खेला उस सीजन में। और उसमें से 2 मैचेस में हम लोगों ने साथ 50 रन बनाए, और एक मैच में साथ 100 रन बनाए। दोनों ने 100 किया एक ही जी सेम जी। इनिंग्स में, जैसे आपने बताया था। तो वो एक ये बहुत बड़ा मतलब वो मतलब दैट वाज अचीवमेंट बिग। माना गया। तो ये आप लेखक कब बन गए? लिखना मैं बचपन से ही शुरू किया था। मेरी छोटी छोटी मतलब वो आदत थी डायरी एंट्रीज करने की, या मतलब छोटे 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 पोएम्स लिखने के, या व्हाटएवर, मतलब लिखने का एक शौक था। हाँ, लेकिन अभी तो आपकी कोई किताब एक रिलीज हुई हाँ, तो रिसेंटली? अभी एक्चुअली तो वो पूरे ये जो इतने सालों की जो मैंने लिखा था मेरे डायरीज में, या एक ब्लॉग लिखता था मैं इंटरनेट पे, उसका उस पे उनको सबको, ये जब लॉकडाउन आया तो उनको सबको क्लब करके मैंने एक किताब जी तैयार किया, और वो जी जी। लास्ट ईयर रिलीज हुई थी। हाँ, अब चलते चलते, समय भाव है, बहुत कुछ आपसे सुनना चाहते हैं लेकिन समय का भाव है। चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहेंगे युवा पीढ़ी को? अ, मैं बस यही कहना चाहूंगा कि अपने आप पे विश्वास रखें। जो आपकी एबिलिटीज हैं, जो आप करना चाहते हैं लाइफ में, उसको आप कभी भी मत छोड़िए। चाहे कोई भी आपको कुछ कहे कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, आप बस वही करिए जो आपको सही लगता है। जी। फॉलो योर हार्ट, फॉलो योर ड्रीम्स, एंड बिलीव इन योरसेल्फ। बस ये 3 ओके। चीजें मैं कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद विंग कमांडर अरिजीत घोष जी कि आप हमारे संग जुड़े और आपने इतने अच्छे अच्छे संस्मरण सुनाए। सुनने को बहुत चाहते थे लेकिन समय भाव था। सो टुडे, आज का जो कार्यक्रम है कल आज और कल लाल गोयल के संग का सीधा प्रसारण V4 न्यूज, ग्लोबल टीवी, V4 स्ट्रीम, न्यूज गांव से, संवाद सारोकार न्यूज के अलावा फेसबुक और यूट्यूब पे भी किया गया है। नेवर एंडर इन द मॉर्निंग एडिशन ऑफ अवर media conference with Lal Goyal, which is at 10:30 a.m. is to enlighten you with the current topic. And tomorrow is a very, very special day. Tomorrow is 1st July, that is Doctor's Day. And as we know that we, in this pandemic, we know the value of a doctor. We have realized the value of the doctor, especially in this pandemic time. And tomorrow's, to celebrate this Doctor's Day, we have a special panel with us. We have Dr. C.N. Raja, FRCS, DLORCS MS, National Vice President, Indian Medical Association,
Dr. Rashmi Kundapur, Additional Professor, Department of Community and Family Medicine, All India Institute of Medical Sciences, Hyderabad. Dr. Charu Maheshwari, MBBS, DGO, DNB, Obstetrician and Gynecologist, Rainbow Hospital, Aligarh. Dr. Rachel Daniel, MD Medicine, DNB Cardiologist, Chief in Interventional Cardiologist, NS Memorial Institute of Medical Science, Kollam, and Dr. Nikita Pawar, MBBS, PGDCR, Family Physician and Online Consultant, Mumbai. So please tune in tomorrow for media conference with Lal Goyal to view the Doctors Day and celebrate Doctors Day. बहुत बहुत धन्यवाद विंग कमांडर अरिजीत घोष जी आपका कि आप हमारे संग थे और आपने इतने अच्छे संस्मरण अपने सुनाए।